विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग आज बिहार बोर्ड क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है सेकेंड अध्याय को डिस्कस करने वाले हैं, यानी उपभोक्ता व्यवहार और मांग के नियम, कंज्यूमर बिहेवियर एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक ना। तो इस अध्याय में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मांग में परिवर्तन, यानी चेंज इन डिमांड कैसे होता है। ठीक ना। तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन हमको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए समझते हैं मांग में परिवर्तन क्या है। आप जानते हैं मांग यानी डिमांड। तो डिमांड में जो भी परिवर्तन है वह किस किस कारण से होता है। दरअसल जो है डिमांड में जो भी चेंज होता है उसके दो मुख्य रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, यानी जिस वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं अगर उसकी मांग में परिवर्तन हो गया, यानी उसकी डिमांड में परिवर्तन हो गया, तो पहला रीज़न है कि हो सकता है कि उसकी वस्तु की जो कीमत थी उसमें या तो कमी हो गई है या तो बेसी हो गई है, जिसके कारण उसकी मांग में परिवर्तन हो गया। दूसरा रीज़न होता है कि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होकर दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया है और उसका इफेक्ट जो है उस वस्तु के ऊपर पड़ गया है। ठीक है। तो दोनों बातों को समझेंगे, यानी जब जो है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके दो प्रभाव होते हैं। एक होता है मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। दूसरा चीज़, अगर दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो इस वस्तु के ऊपर दो इफेक्ट पड़ता है, या तो मांग में वृद्धि हो जाएगी या तो मांग में कमी आ जाएगी। हम लोग दोनों फैक्टर को देखेंगे, एक जो है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण और दूसरा अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसका प्रभाव इस वस्तु की कीमत पर, मतलब कि इस वस्तु के मांग पर क्या पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यानी जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, या तो कीमत कम हो जाएगा या तो कीमत ज़्यादा होगा। तो ऐसे स्थिति में दो चीज़ होगा, यानी जब कीमत आपका जो है क्या होगा, जब कीमत कम होगा तो मांग के विस्तार हो जाएगा, यानी मांग बढ़ेगा। कीमत ज़्यादा होगा तो मांग का संकुचन होगा, दो स्थिति बनेगा। दूसरा है रीज़न कि अगर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, यानी दूसरा कोई कारण है जिसके कारण मांग में वृद्धि या मांग में कमी होगी। अब एक एक फैक्टर को हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण। तो देखिए वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, मांग का विस्तार होगा। ठीक ना। सबसे पहले क्या होगा, तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, यानी जब वस्तु की कीमत में कमी होगी, प्राइस पहले से कम होगा, तो उस वस्तु की मांग यानी डिमांड बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि वस्तु की मांग का विस्तार हुआ है। यानी मांग का विस्तार का मतलब क्या है, मांग के विस्तार का मतलब है कि जब वस्तु के प्राइस जो है कम हो जाए, कीमत कम हो जाए, तो प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसकी मांग बाज़ार में बढ़ जाएगी, तब उस वस्तु को बोलते हैं मांग का विस्तार। यानी उसका जो डिमांड था उसका विस्तार हो गया, बढ़ावा हो गया, मांग अधिक होने लगी। ठीक है ना। कब, जब उसकी कीमत कम हो गई। हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। इस ग्राफ को मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं ये जो है कीमत रेखा है और ये मांग रेखा है, और ये आपका जो है आप देख रहे हैं ये आपको डिमांड कर्व है। दरअसल यहाँ पे कीमत दिखाए गए हैं, वस्तु को दिखाया गया। अब यहाँ पे देखिए जब प्राइस आपका यानी ओ से क्यू था, पी था, प्राइस जब ओ से पी था तो ए पॉइंट पे वस्तु को क्यू क्वांटिटी खरीदी गई थी, लेकिन वहीं जब प्राइस घटकर पी से P1 हो गया, यानी प्राइस जो है केवल मात्र P1 हो गया घटकर, तो जैसे प्राइस घटा तो क्यू वस्तु से इसकी मांग जो है बढ़कर जो है Q1 हो गई। आप देख पा रहे हैं Q1 हो गई, यानी आपका बी पॉइंट पे चला गया। ठीक ना। ऐसे हो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए P2 प्राइस हो गया और प्राइस घटा तो हो सकता है कि आगे बढ़ के आपका जो ये डिमांड है और बढ़ जाएगा। ठीक ना, Q2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब प्राइस कम हो रहा है तो मांग बढ़ रही है। ठीक ना। इसलिए आप देख रहे हैं डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है। ये भी चीज़ क्लियर है।
दूसरा चीज़ है मांग संकोचन, इसको समझ लेते हैं। एक मिनट, चलिए मांग संकोचन देख लेते हैं। तो मांग संकुचन, संकुचन का मतलब है दरअसल कि कम हो जाना, ठीक ना। तो जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी जब कभी भी किसी वस्तु की अगर प्राइस में बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती है तो वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है, तो हम मांग का संकुचन कहते हैं। मांग का संकुचन यानी मांग में कमी आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसकी अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत के बढ़ने के कारण उस वस्तु की मांग, डिमांड पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि उस वस्तु की जो मांग थी उसका मांग का संकुचन हो गया, यानी मांग में कमी आ गई। जैसे आज अगर आप आम लेने जाओ बाज़ार में, तो अगर अचानक वह जो है आम के कीमत में अगर बढ़ोतरी हो जाए, आम 200 किलो हो जाए, तो आप क्या करोगे? बाज़ार में खरीदने जाओगे तो सोचोगे हटाओ यार, आम नहीं लेते हैं, बहुत महंगा हो गया है, दूसरा कोई फल ले लेते हैं। यानी उसकी मांग में कमी आई कि नहीं आई? आप जैसे हज़ारों लोग सोचेंगे, क्योंकि जो है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। ऐसे में क्या होगा? उसकी डिमांड जो होगा वह डिक्रीज कर जाएगा। इसी को बोलते हैं मांग का संकुचन। अब दूसरा हम लोग एक टॉपिक था उसी में कि अन्य कार्यों में परिवर्तन, यानी अन्य कारण में परिवर्तन हो जाए। एक कारक होगा। कहने का मतलब कि अगर जो है वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होकर, यानी जैसा कीमत था पहला वैसा ही रहे, लेकिन अन्य कारक यानी बहुत सारे अन्य फैक्टर हैं, अगर उन फैक्टर में कोई चेंजेज आता है तो उसका भी प्रभाव वस्तु के ऊपर पड़ता है, ठीक ना। तो देख लेते हैं अन्य फैक्टर्स के जो इफ़ेक्ट है वो क्या है। देखिए, अगर अन्य फैक्टर में जो है अन्य कारकों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो हो सकता है कि मांग में वृद्धि हो जाए, ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जब समान कीमत पर, यानी कीमत पहले की तरह ही समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो समान कीमत पर अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण किसी वस्तु की मांग पहले की अपेक्षा अधिक होने लगती है, तो उसे मांग की वृद्धि कहते हैं। यानी मान लीजिए पहले 100 रुपया कीमत था आम का, ठीक है, और आज भी 100 रुपया है, आज भी 100 रुपया है, लेकिन दूसरा कोई कारक जो है क्या हो जाए, दूसरा कोई आपका कारक में परिवर्तन हो जाए जिसके कारण इसकी मांग बढ़ जाए। जैसे पहले जो है आम 100 रुपया था, आज भी 100 रुपया है, लेकिन पहले केला जो था, मान लीजिए केला पहले केला था 200 रुपये किलो, 200 रुपये, ठीक ना। और ये आप कह लीजिए केला पहले जो है 50 रुपये था और आज केला हो गया 200, ठीक ना। आज केला हो गया कितना? 200। तो जब अचानक जो है क्या हुआ, केला का दाम बढ़ा, तो केला के खरीदने वाले जितने भी ग्राहक होंगे अब आज केला नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सोचेंगे बहुत महंगा हो गया, वो शिफ्ट कर जाएंगे आम की तरफ, सोचेंगे चलो आज आम ही खरीद के खा लेते हैं। यानी आम में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसकी कीमत में, लेकिन दूसरी वस्तु में परिवर्तन हुआ जिसके कारण उसके ग्राहक आम को खरीदना शुरू कर दिए और ये हो गया मांग में वृद्धि। दूसरा रीज़न, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप भी अपने तरफ से एग्जाम्पल सोचिएगा, ठीक ना। तो मांग में वृद्धि का मतलब क्या हुआ? मांग में वृद्धि देखिए, जैसे पहले जो है आप देख पा रहे हैं प्राइस जो है इस ये कीमत रेखा है, ये है कीमत रेखा, और यह है आपका इस पर मांग दिखाया गया है, और ये जो है मांग डिमांड कर्व है, ये दोनों डिमांड कर्व है। और यहाँ से देख रहे हैं ये P1 जो P से आ रहा है B तक, ये आपका प्राइस लाइन है, कीमत रेखा है। तो यहाँ पे जब प्राइस देखिए आप, रेखा एक ही खींचा गया है, यानी कीमत समान है, कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ है, कीमत समान है। मान लीजिए किसी भी वस्तु का अगर कीमत समान है, लेकिन उसका जो डिमांड है पहले A1 बिंदु पे था, A बिंदु पे था, यानी Q क्वांटिटी खरीदा गया, फिर डिमांड और बढ़ गया और चला गया B पर, और यहाँ पे Q1 वस्तु को खरीदा गया। इसका मतलब प्राइस सेम था, लेकिन कुछ न कुछ अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वस्तु की कीमत समान रहने के बावजूद भी अचानक उसकी मांग बढ़ गई। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जो है मांग में वृद्धि। यानी मांग था वह Q से Q1 हो गया, डिमांड बढ़ गया, तो हो गया कीमत में वृद्धि। चलिए
अगला जो है पॉइंट मांग में कमी को समझ लेते हैं। अब मांग में कमी क्या होता है? देखिए, मांग में कमी यानी डिमांड जो है, डिमांड का कम हो जाना। तो इसका मतलब है कि जब कीमत समान रहे यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, अन्य कार्यक्रम में परिवर्तन होने के कारण, यानी कार्यक्रम नहीं, अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण किसी वस्तु की मांग पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, तो उसे मांग की कमी कहते हैं। कहने का मतलब है कि पहले जितना कीमत था उतना ही कीमत पर अभी भी है वस्तु की कीमत, मतलब कि पहले जितना कीमत था वस्तु का आज भी उतना ही कीमत है, लेकिन अन्य कारकों में, अदर फैक्टर में कुछ न कुछ चेंज हुआ, जिसके चलते आज वस्तु की मांग कम हो गई। जैसे अभी आपको मैंने एक जो है आम और केला का एग्जाम्पल बताया, तो ये भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कि अचानक जो है मान लीजिए आम का दाम 100 रुपये था ही और आज भी 100 रुपया है, तो अचानक जो केला का दाम पहले जो है मान लीजिए 200 था, केला का दाम पहले 200 था और अचानक केला जो है आज 10 रुपये हो जाए, तो आप क्या करोगे? 10 रुपये हो जाए, आप क्या करोगे? सोचोगे कि चलो आज आम नहीं खाते हैं और आज केला ही ले लेते हैं, क्योंकि केला का दाम अचानक जो है क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। लेकिन यहाँ पे आम को हम लोग लेकर चले थे, लेकिन आम के दाम में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 100 रुपये था तो 100 रुपये रहा, लेकिन उसकी प्राइस में जो है क्या हो गई, उसकी जो है क्वांटिटी मांग में कमी हो गई, ठीक ना। तो इसे कहते हैं मांग में कमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे है मांग वक्र पर चलना और मांग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मांग वक्र पर चलना है यानी मूवमेंट एलोंग विथ डिमांड कर्व, ये क्या होता है? देखिए, जब कीमत में परिवर्तन होने के कारण, यानी जब कभी भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। यानी मान लीजिए जब कीमत में परिवर्तन होता है, यानी जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस अचानक इंक्रीज हो जाए, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो सीधी सी बात है उसका डिमांड गिर जाएगा, मांग कम हो जाएगी, और अचानक प्राइस लो हो जाए तो डिमांड इंक्रीज कर जाता है। आप जानते हैं विपरीत संबंध होता है। तो यानी जब कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता पुराने मांग वक्र पर ही ऊपर या नीचे की ओर गति करता है। कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसके मांग में भी परिवर्तन होगा, लेकिन उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदेगा, लेकिन हो सकता है मात्रा को बढ़ाए या घटाए, दो ही स्थिति करेगा, ठीक ना। केवल उसका संतुलन बिंदु बदलता है, इसलिए इस स्थिति को हम मांग वक्र पर चलना कहते हैं। अब एक हम लोग डायग्राम से, एक जो रेखा से समझते हैं, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और देखिए ये है कि ये वाई एक्सिस पे कीमत को दिखाया गया है और ये एक्स एक्सिस पे मांग को दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन मांग को दिखाया गया है। और ये जो है डिमांड कर्व है, ये वाला टेढ़ा वाला, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिखाया गया है, बी, ए और सी। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मांग वक्र पर चलना, यानी डिमांड कर्व पर चलना। चलना का मतलब है या तो ऊपर की तरफ चलिए या तो नीचे की तरफ चलिए, यही ना हो सकता है इस डिमांड कर्व पे। तो यहाँ पे जब देखिए, यानी जब प्राइस डी था, यानी प्राइस जब डी था तो ए बिंदु पर जो है, यानी आपका ए बिंदु पर क्वांटिटी क्यू खरीदा गया था, ठीक ना। लेकिन जैसे ही प्राइस डी से P1 हो गया, यानी प्राइस इंक्रीज हो गया, किसी प्रोडक्ट का आम ही मान लीजिए, ये आम है, मान लीजिए आम मान है, ठीक ना। तो प्राइस जैसे डी से P1 हो गया, तो जब प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, तो बी बिंदु पे जो है उपभोक्ता का किया कम मात्रा खरीदा, यानी क्यू, सिर्फ क्यू खरीदा, यानी मात्रा कम हो गया। देख रहे हैं ना, पहले ये मात्रा, ये पता नहीं इतना अधिक था, लेकिन ये मात्रा कम हो गया। और जैसे ही प्राइस डी से घटकर P2 हो गया, देख रहे हैं प्राइस P2 हो गया, तो यहाँ पे प्राइस जैसे ही कम हुआ, उपभोक्ता जो है क्वांटिटी अपना ज़्यादा खरीदने लगा, अधिक मात्रा में आम खरीदा। सी पॉइंट पे देखिए कितना आम खरीदा, यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से Q2 तक, यहाँ तक आम खरीदा। इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी वस्तु में कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता क्या करता है,
उस वस्तु को खरीदता तो है लेकिन या तो उसकी मात्रा को कम कर देता है या तो उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। यानी इसी को बोलते हैं एक रेखा पर मांग वक्र पर चलना है। यानी मांग वक्र तो एक ही है, लेकिन जब कीमत ज़्यादा हुआ, जब कीमत बढ़ गया तब उपभोक्ता क्या किया, सामान कम खरीदा। जब कीमत घट गया तो उपभोक्ता क्या किया, अपने मात्रा को बढ़ा दिया। इसी को बोलते हैं मांग वक्र पर चलना। जैसे ए से बी हो गया और फिर ए से सी हो गया। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अगला जो पॉइंट है, मांग वक्र का खिसकना क्या होता है। वो तो चलना था मांग वक्र का, लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व यानी शिफ्ट हो जाता है। तो यह कब होता है इसको भी देख लेते हैं। यानी जब समान कीमत पर, यहाँ भी कीमत क्या रहता है, कीमत समान रहता है। जब समान कीमत पर, ध्यान रखिएगा मांग वक्र के एक चीज़ और आपको समझा दें, मांग वक्र पर चलना यानी ये जो कर्व है इसके ऊपर ही उपभोक्ता किसी पॉइंट पे होगा। तो ऐसे में कब होगा, जब अन्य कारकों में परिवर्तन होगा, अन्य कारण में परिवर्तन होगा। कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है, ठीक ना। यानी जब कीमत में परिवर्तन होने के कारण, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब कीमत परिवर्तन हो रहा है तब जो है ऊपर नीचे की तरफ उपभोक्ता बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मांग वक्र का खिसकने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है क्या होगा, समान कीमत में चेंज नहीं होगा। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, कीमत जो है समान रहेगा और अन्य कार्यों में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की अधिक या कम मात्रा मांगी जाती है। यानी मांग वक्र का खिसकना का मतलब है कि कीमत सेम रहे लेकिन अन्य जो कारण हैं उन सभी कारण में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मात्रा अधिक या कम खरीदा जाता है या मांगा जाता है। इस स्थिति में मांग वक्र आगे की ओर या पीछे की ओर खिसक जाता है, जिसे मांग वक्र का खिसकना कहते हैं। एक डायग्राम से समझेंगे तो बेहतर अच्छा रहेगा, ठीक ना। चलिए इसको समझा देते हैं आपको हम। मांग वक्र का खिसकना का मतलब है आगे या पीछे होना। आप देख रहे हैं मांग वक्र और मांग वक्र है, 3 गो मांग वक्र है। यहाँ पे D1 मांग वक्र है, D है और D2 है। और यहाँ पे प्राइस लाइन सेम है, ये प्राइस लाइन है। तो जो प्राइस है वो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी मांग वक्र के खिसकने में की स्थिति में कीमत समान रहेगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन दूसरा कोई जो है अन्य कोई कारणों में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण जो है मांग में परिवर्तन हुआ। देखिए प्राइस तो सेम है और यहाँ पे जो है ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वह क्या किया है, क्यू प्रोडक्ट को खरीदा है। प्राइस था ओपी, ठीक ना, और ओपी पे जो है वो क्यू प्रोडक्ट खरीदा गया। लेकिन वो जैसे ही ये क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस उतना ही था। उपभोक्ता जो है क्या हुआ, उपभोक्ता जो है अब Q1 जो है क्या किया, Q1 प्रोडक्ट को खरीदा। यानी प्रोडक्ट की संख्या, यानी जो है वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया, ज़्यादा मात्रा खरीदा है। हो सकता है अन्य कारणों में परिवर्तन हुआ और फिर अचानक क्या हुआ, उपभोक्ता जो है B से C पर आ गया है। यानी कीमत उतना ही है लेकिन हो सकता है कम मात्रा खरीदा है। तो कहीं ना कहीं अन्य कारण के परिवर्तन होने पर ये हुआ होगा। जैसे मान लीजिए ये जो है पेट्रोल, ठीक ना, पेट्रोल ले लेते हैं। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल की स्थिति में मान लीजिए जब पेट्रोल कम था तो एक कार का, मान लीजिए कार की खरीद बिक्री हुआ है। यहाँ पे कार की खरीद बिक्री हुआ है और पेट्रोल को हम ले लेते हैं अन्य कारण। तो यहाँ पे जो कार है, ठीक ना, तो जब मान लीजिए कार की कीमत तो समान है, कार की कीमत समान है, लेकिन पेट्रोल जब सस्ता था, ठीक ना, जब पेट्रोल सस्ता था, एकदम सस्ता था, या हो सकता है कि नॉर्मल था। पेट्रोल जब नॉर्मल था तो जो है क्यू क्वांटिटी कार की खरीदी गई। पेट्रोल थोड़ा सा और सस्ता हुआ तो आपका Q1 क्वांटिटी खरीदा गया। लेकिन अचानक पेट्रोल महंगा हो गया तो अब जो है क्या हो गया, कार की संख्या को कम खरीदा गया। तो कहीं ना कहीं अन्य कारण भी प्रभावित करते हैं, ठीक ना। यानी देखिए मांग वक्र का खिसकना का मतलब क्या है, मांग वक्र पहले यहाँ था तो खिसक के आगे गया B पर, फिर खिसक के पीछे भी गया, आ गया C पर। इसको बोलते हैं मांग वक्र का खिसकना। तो ध्यान रखिएगा, जब मांग वक्र पर चलने की बात की जाए, मांग वक्र पर जो है चलने की बात की जाए, यानी एक ही मांग वक्र पर उपभोक्ता ऊपर या नीचे होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है और यहाँ से B पे गया और यहाँ से C पे गया। तो यानी मांग वक्र पर
चलने का मतलब कि ऊपर का नीचे होना। तो ऐसे स्थिति में कीमत में चेंज होता है, लेकिन मांग वक्र का खिसकने का मतलब है कि अन्य कारणों में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण जो मांग वक्र खिसका हुआ है। ठीक है, चलिए आगे जो है पॉइंट को कवर कर लेते हैं। आगे पॉइंट है मांग में वृद्धि अर्थात मांग वक्र के दाएं ओर खिसकने का कारण। दाएं ओर यानी दाहिने ओर खिसकने का कारण क्या है? यानी दाहिने का मतलब है कि ये जो मांग वक्र है, ये जो मांग वक्र है, ठीक ना, तो मांग वक्र जो है तो ये दाहिने यानी ये D1 पे क्यों आया, यानी मान लीजिए यही वाला था तो ये D1 पे क्यों आया, इसके खिसकने के कारण क्या हो सकते हैं? ठीक ना, तो यहाँ पे कारण है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, यानी अचानक अगर आपकी आय में वृद्धि हो जाए तो क्या करोगे, यानी आप अधिक मात्रा में वस्तु को खरीदना शुरू करोगे, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि, यानी जैसे प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब है कि अचानक जो है कि आप अचानक जो है मान लीजिए स्प्राइट का दाम बढ़ जाए तो स्प्राइट के जो ग्राहक है वह पेप्सी पीना शुरू कर देंगे या थम्सअप पीना शुरू कर देंगे, तो थम्सअप की मांग बढ़ जाएगी और उसकी मांग वक्र जो है दाहिने की तरफ खिसकेगी। जब पूरक वस्तु की कीमतों में कमी हो जाए, यानी जैसे मान लीजिए अभी कार पेट्रोल की बात की है, तो मान लीजिए अचानक पेट्रोल की दाम क्या हो जाए, पेट्रोल की दाम अचानक कम हो जाए तो कार लेने वाले की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक ना, इससे भी मांग वक्र दाहिने की ओर खिसक जाएगा। ठीक ना, फिर है जब जनसंख्या अर्थात क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाए, यानी अचानक जो है देश की जनसंख्या जो 130 करोड़ है वह 200 करोड़ पहुंच जाए तो कार के खरीदने वालों की भी संख्या बढ़ जाएगी, तो लोग अधिक मात्रा में कार खरीदेंगे, इससे भी मांग वक्र जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा, खिसक जाएगा। पांचवा है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है, यानी मान लीजिए आपको अनुमान लग गया है कि 2-4 महीने के बाद जो है कार की जो है कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ऐसे में जो कार खरीदने वालों की जो संख्या है अचानक बढ़ जाएगी और लोग अधिक मात्रा में कार खरीदने लगेंगे और ऐसे में भी जो मांग वक्र है वो आगे की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है मांग की कमी या मांग वक्र की बाईं ओर खिसकने के कारण। जैसे मांग वक्र था ना ये वाला 3 गो, तो मान लीजिए आप तो नॉर्मल इसी पे हैं, तो अचानक ऐसा क्या होगा कि मांग वक्र इस जो है पॉइंट से हटकर यहाँ पे आ जाए, इस पे आ जाए। ठीक ना, ये इस पे आ जाए, इसका भी रीजन देख लेते हैं। यानी बाएं ओर कैसे आता है, तो जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, यानी मान लीजिए आप पहले थे, आप ये जो है ओके ये 3 रेखा जो है 3 मांग वक्र है, हम मान लेते हैं आप जो है ये डी पर थे। ठीक है ना, डी पर थे, तो डी पर थे और अचानक आपकी जो है ये आय थी वह आय कम हो गई। तो पहले आप डी पर खरीदते थे, इस पर खरीदते थे, तो आपकी जब आय कम होगी तो क्या करोगे, आप जो है बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, सोचोगे चलो हम कम ही मात्रा खरीदेंगे। और अचानक जब है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में कमी होगी, जैसे मान लीजिए प्रतिस्थापन वस्तु मतलब जो है आप पहले स्प्राइट पीते थे, ठीक ना, पहले स्प्राइट पीते थे और स्प्राइट की दाम जो है क्या हो जाए, नहीं स्प्राइट जब प्रतिस्थापन वस्तु कीमतों में कमी है, यानी मान लीजिए आप स्प्राइट पीते थे, ठीक ना, और अचानक स्प्राइट की दाम क्या हो जाए, अचानक स्प्राइट की दाम जो है क्या हो जाए, स्प्राइट की दाम वही रहे, मतलब कि थम्सअप की दाम बढ़ जाए, तो थम्सअप वाले भी कहाँ चलेंगे, थम्सअप वाले भी चलेंगे इस पे, नहीं थम्सअप की दाम कम हो जाए। जब थम्सअप की दाम कम होगा तभी तो यहाँ पे स्प्राइट पीने वाले भी चलेंगे थम्सअप पीने, ठीक ना, तो ये भी हो सकता है। जब पूरक वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, पूरक वस्तु यानी जब 2 वस्तु के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कार पेट्रोल, तो जब क्या होता है पूरक वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तभी मांग वक्र बाएं की ओर खिसक जाता है, यानी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, यानी अचानक पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो जाए तो कार की संख्या कम बेचाएगी। और है कि जब जनसंख्या यानी क्रेताओं की संख्या कम हो जाए, यानी अचानक जो है जनसंख्या कम हो जाता है तो कार के खरीदने वाले भी लोग कम रहेंगे, यानी तभी क्या होगा, मांग वक्र पीछे की ओर यानी बाएं की ओर खिसकेगा। और जब भविष्य में कीमत घटने की संभावना हो, यानी ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमत घटने की संभावना, तो अभी लोग सोचेंगे कि चलो रहने दो, अभी बाइक कोई चाहे कुछ भी नहीं खरीदते हैं, जब कीमत घटेगा तभी खरीदा जाएगा। तो ऐसे में भी जो मांग वक्र है वह पीछे की ओर खिसकेगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये भी क्लियर है। यह कुछ पॉइंट था सेकंड चैप्टर से जो आज हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग जो है अगले क्लास में
इसमें भी और कुछ पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।